हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मुद्रास्फीति के अलावा कुछ और बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मुद्रा अविस्फीति या संकुचन क्या होता है। इसको इंग्लिश में डिफ्लेशन भी कहा जाता है। तो डिफ्लेशन एक ऐसी अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, अर्थात कीमतें गिरती हैं। तो यह इन्फ्लेशन से जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि हमने देखा था कि इन्फ्लेशन में जो कीमत स्तर है उसमें वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी होती है। इसी प्रकार से एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कि मुद्रा विस्फीति या डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। तो डिसइन्फ्लेशन मुद्रास्फीति से सुधार की एक नीति है। इसके अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। अर्थात जब मूल्य स्तर बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए जो भी नीतिगत उपाय सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं उसको डिसइन्फ्लेशन या मुद्रा विस्फीति कहा जाता है। एक और टर्म है जिसको कि रिफ्लेशन या मुद्रा संस्फीति कहा जाता है। तो इसका संबंध डिफ्लेशन से होता है, अर्थात जो मुद्रा संकुचन है, मुद्रा संकुचन के प्रभावों को दूर करने के लिए जब नियंत्रित रूप से मुद्रा प्रसार किया जाता है तो उसे मुद्रा संस्फीति या रिफ्लेशन कहते हैं। तो हमने डिफ्लेशन को परिभाषित करते हुए यह देखा था कि इसमें मुद्रा का प्रसार कम होता है। तो इसके जस्ट अपोजिट डिफ्लेशन के अंतर्गत जो सरकार होती है वह मुद्रा के प्रसार को बढ़ाती है ताकि डिफ्लेशन के या मुद्रा संकुचन के प्रभावों को रोका जा सके। और एक और टर्म होता है जिसको कि स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति दर के साथ साथ उच्च बेरोजगारी दर की स्थिति एक साथ पाई जाती है। अर्थात ऐसी दशा जिसमें कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत अधिक होता है, तो उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अब आइए एक और सिद्धांत के बारे में बात करते हैं जिसको कि फिलिप्स वक्र कहा जाता है। तो एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम A.W. फिलिप्स था। उन्होंने ब्रिटेन के 100 वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया और अपने अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर उन्होंने 1958 में यह बताया कि बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति में विपरीत संबंध पाया जाता है। और तो इस तरीके से यदि बेरोजगारी दर को कम करना है तो देश को मुद्रास्फीति की उच्च स्तर को बियर करना पड़ेगा, और यदि मुद्रास्फीति की दर को कम करना है तो देश को बेरोजगारी की उच्च दर को बियर करना पड़ेगा। इसका आशय यह हुआ कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में एक ट्रेड ऑफ पाया जाता है। यदि बेरोजगारी दर कम करनी है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बढ़ाना पड़ेगा, यदि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कम करना है तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी। तो अपने आंकड़ों के आधार पर उन्होंने एक कर्व डेवलप किया जिसका कि जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, और वह जो कर्व है वह बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति की दर में विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है। इस फिगर में हम लोग बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति की दर के विपरीत संबंध को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर में जो लाइन खींची गई है उसको फिलिप्स कर्व कहा जाता है, और हम देख सकते हैं कि इसका जो वो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, अर्थात इसका यह जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो हम देख सकते हैं कि यदि मुद्रास्फीति की दर यदि 5% है तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 9% है। यदि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ करके 6% हो जाए तो जो बेरोजगारी की दर है वह कम होकर 7% हो जाती है। इसी प्रकार से यदि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ करके 8% हो जाए तो बेरोजगारी की दर घट करके
3% हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध होता है। यदि मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है तो बेरोजगारी की दर कम होती है, यदि मुद्रास्फीति की दर कम होती है तो बेरोजगारी की दर बढ़ती है। इस प्रकार से इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। अब हम और डिटेल में समझेंगे कि इन दोनों के बीच विपरीत संबंध क्यों स्थापित होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो फिगर ड्रॉ किया है, एक पैनल ए और पैनल बी है। तो पैनल ए में एक्स अक्ष पर हमने वास्तविक उत्पादन लिया है और वाई अक्ष पर मूल्य स्तर को लिया है। इसी प्रकार से पैनल बी में एक्स अक्ष पर बेरोजगारी दर है और वाई अक्ष पर मुद्रास्फीति की दर है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे पैनल ए पर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के माध्यम से मूल्य स्तर और वास्तविक उत्पादन के बीच में संबंध को प्रदर्शित किया गया है। तो यदि हम ध्यान से देखें, जो ग्रीन कलर में लाइन खींची गई है, जो कर्व खींचा गया है वह एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और रेड कलर में जो कर्व खींचा गया है वह एग्रीगेट डिमांड कर्व है। तो यदि हम ध्यान से देखें कि यदि एग्रीगेट डिमांड कर्व AD 0 है तो यह एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ए बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इससे संबंधित जो मूल्य का स्तर होगा वह P0 होगा और वास्तविक उत्पादन Y0 होगा। यदि एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो जाए, अर्थात एग्रीगेट डिमांड AD 0 से बढ़कर AD 1 हो जाए, तो यह एग्रीगेट सप्लाई कर्व को बी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा और हम देख सकते हैं कि जो कीमत स्तर है उसमें वृद्धि P0 से P1 हो जाती है और वास्तविक उत्पादन में भी वृद्धि Y0 से बढ़कर Y1 हो जाती है। इसी प्रकार से यदि एग्रीगेट डिमांड बढ़ करके AD1 से AD2 हो जाए तो मूल्य स्तर भी बढ़कर P2 हो जाएगा और वास्तविक उत्पादन भी बढ़कर Y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होने पर मूल्य स्तर और वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण होता है कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो जो वेज रेट होती है, क्योंकि श्रमिकों की मांग अधिक होगी तो उसके कारण मजदूरी दर में भी वृद्धि होती है और इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स का नियम, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स लागू होता है। इसके कारण भी जो कॉस्ट है, खास तौर से जो मार्जिनल कॉस्ट है, उसमें वृद्धि होती है। तो इन दोनों कारणों से एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि आती है। अब यदि हम इसका संबंध पैनल बी से स्थापित करके एनालाइज करें तो देख सकते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होती है तो मूल्य स्तर में भी वृद्धि होती है और जब मूल्य स्तर में वृद्धि होती है इसके साथ साथ वास्तविक उत्पादन भी बढ़ता है। तो जब उत्पादन बढ़ता है तो उसी दर से रोजगार भी बढ़ता है, क्योंकि श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है, इसके कारण लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम पैनल बी में समझ सकते हैं कि जब एग्रीगेट डिमांड AD 0 से AD 1 हो जाती है तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो P1 हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट U3 से घटकर U2 हो जाता है, क्योंकि ऐसी दशा में अब लोगों को अधिक रोजगार प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से यदि एग्रीगेट डिमांड बढ़कर के AD2 हो जाए तो कीमत स्तर P2 हो जाता है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वह P2 हो जाएगा और रेट ऑफ इन्फ्लेशन P2 होने के कारण जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो घट कर के U1 हो जाता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण अब पहले से और अधिक श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है तो लोगों को रोजगार अधिक प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर में कमी आती है। तो इस तरीके से हम फिलिप्स कर्व की व्याख्या करते हैं, जो कि यह प्रदर्शित करता है कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में विपरीत संबंध पाया जाता है।
तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।